बच्चों, क्लास 6 की साइंस की क्लास में आपका एक बार फिर से स्वागत है। बच्चों, हम पढ़ रहे थे इकाई 5 तंतु से वस्त्र तक। तो इस पाठ में बच्चों हम लोगों ने पादप रेशे, जंतु रेशे और संश्लेषित रेशे के बारे में जाना। साथ ही बच्चों हम लोगों ने कपास, जूट इन के बारे में भी जाना। सूती धागे की कटाई किस प्रकार से की जाती है और धागों से वस्त्र का निर्माण किस तरीके से हम करते हैं। तो धागे से वस्त्र निर्माण की विधियों, बुनाई और बंधाई के बारे में पढ़ा और इसके इतिहास के बारे में भी हम लोगों ने पढ़ लिया। साथ ही बच्चों हम लोगों ने अभ्यास प्रश्न करना स्टार्ट कर दिया था इसके पहले की वीडियो में, और प्रश्न नंबर 3 तक के प्रश्नों को हमने हल कर लिया है। आज हमें स्टार्ट करना है बच्चों प्रश्न नंबर 4 से। प्रश्न नंबर 4 जो है वो है निम्नलिखित के सही जोड़े बनाइए। तो यहाँ पर हमें क्या करना है बच्चों, सही जोड़ी जो है वो स्तंभ का को स्तंभ खा से मिलाना है, सही जोड़ों को मिलाना है। तो पहला है पानी में पटसन के तने को गलाना। तो पानी में पटसन के तले को गलाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? वो कहलाती है बच्चों रेटिंग। ठीक है, तो गलाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? रेटिंग। ये हमने सीखा इसके पहले वाले वीडियो में, हमने सीखा के अंतर्गत जो है वो पढ़ा था। तो पानी में पटसन के तने को गलाने की प्रक्रिया क्या कहलाएगी? रेटिंग। यानी यहाँ पर एक का लिख सकते हैं आप, किसका आंसर है? का। ठीक है, और इसके बाद है ये आप फेयर कॉपी में भी कर लीजिएगा। एक बार पढ़ लेते हैं फिर इसको फेयर कॉपी में भी देख लेंगे। कपास गोलकों से कपास के बीज को निकालना। तो कपास गोलक से कपास के बीज को निकालने की प्रक्रिया को हम लोगों ने क्या पढ़ा था? कपास को ओटना पढ़ा था। ठीक है, याद आ रहा ना बच्चों? अगर आपने चैप्टर को पढ़ाते समय ध्यान दिया होगा, ध्यान से सुना होगा वीडियो को, तो आपको ज़रूर याद हो जाएगा और आप तुरंत बता देंगे, आपके मुँह से ही खुद निकल जाएगा कि कपास ओटना कहा जाता है मैम। ठीक है, तो यहाँ पर खा का क्या विकल्प सही होगा? या वाला विकल्प होगा, ये यहाँ पर खा। ठीक है, फिर इसके बाद है दो धागों की सहायता से वस्त्र बनाने की प्रक्रिया। तो यहाँ पर देखिए, ध्यान दीजिए, दो धागों की बात की गई है। तो दो धागों से बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? बुनाई कहलाती है। ठीक है, तो दो धागों से वस्त्र बनाने की प्रक्रिया बुनाई का। ठीक, फिर तंतु से धागे को बनाना। तो अगर तंतु हैं तो तंतुओं से धागे को बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाएगी? वो कहलाती है कताई। उसके द्वारा तंतुओं को जो है ऐंठ कर मजबूत धागा बनाया जाता है। तो यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? कताई कहलाती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? घा। घा का जो है आंसर क्या होगा? का। ठीक है, फिर एकल धागे से वस्त्र बनाने की प्रक्रिया। बार बार इसको पढ़ाते समय मैंने आपको रिमाइंड कराया था, इसे आप याद रखिएगा कि अगर एकल धागे से वस्त्र बना रहे हैं, एकल धागे से वस्त्र बनाना मतलब जो मम्मी लोग स्वेटर बनाती हैं इसकी चर्चा की, उसमें क्या होता है? उनका गोला तो एक ही होता है, वही एक धागे को हम लोग जो है वो क्या करते जाते हैं? वो बांधते जाते हैं सिलाई की सहायता से। तो एकल धागे से वस्त्र बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाएगी? बंधाई कहलाएगी। ठीक है, समझ में आ रहा बच्चों? तो एकल धागे से वस्त्र बनाने की प्रक्रिया बंधाई होगी। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा? अंगा। तो ये आपके जो है वो विकल्प हो गए। आइए देखते हैं इसको कॉपी में कैसे लिखेंगे। यहाँ पर ध्यान दीजिए बच्चों, तो आप अपनी फेयर कॉपी में जो है वो इस तरीके से लिखिएगा, सही जोड़े बनाइए। का, ख, ग, घ, अंगा, ये आप सही तरीके से लिखिएगा। जैसे पानी में पटसन के तने को गलाना क्या कहा जाता है? रेटिंग। तो उसके सामने जो उसका विकल्प है ये सही डालिएगा, जो जिस नंबर पे दिया हुआ, चूँकि दा नंबर पे दिया था रेटिंग, तो हमने दा लिखा, इसके सामने सही उत्तर इसका लिखिएगा। कपास गोलकों से कपास के बीज को निकालना, कपास ओटना, जो कि या में लिखा हुआ है, तो इसके सामने सही वाला क्रम लिखिएगा। इसी तरीके से दो धागों की सहायता से वस्त्र बनाने की प्रक्रिया बुनाई, तंतु से धागे को बनाना कताई, एकल धागे से वस्त्र बनाने की प्रक्रिया सा बंधाई। तो आबा साधा ये जो था क्रम, यहाँ पे तो क्रम से दिया हुआ था ना बुक में, लेकिन आपको यहाँ पर जो है इसके अनुसार जो है वो सही वाला क्रम इसके सामने लिखना है। तो लिखने किस तरीके से आपको सही जोड़े लिखना है एग्ज़ाम में, आपको ये भी समझ में आ गया। फेयर कॉपी में भी ऐसे लिखिएगा और एग्ज़ाम के टाइम पर भी इसको इसी तरीके से सही जोड़े बना के लिखिएगा। बहुत पहले बच्चों जब छोटे बच्चे रहते थे ना, तो उनको ऐसे स्केल की सहायता से ऐसे मिलाना बताते थे, इसका ये लगा दो, इसका ये लगा दो ना, तो वो उसकी जगह पर ये ऐसा लिखिएगा। ठीक है, तो ये प्रक्रिया सही प्रक्रिया है। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। यहाँ पर अगला प्रश्न है 5वां, निम्नलिखित रेशों को पादप, जंतु तथा संश्लेषित रेशों में बांटिए। तो आपको बांटना है पादप में, जंतु में और संश्लेषित रेशे। कौन से रेशे पादप रेशे हैं, कौन से जंतु रेशे हैं और कौन से संश्लेषित रेशे हैं, ये यहाँ पर दिए हुए। नायलॉन, जूट, ऊन, रेशम, रुई, रेशम, फ्लैक्स, पॉलिएस्टर। तो आइए हम देखते हैं इसको कैसे करेंगे।
इसको हल करने के लिए बच्चों एक इस तरीके की आप अपने कॉपी में एक टेबल बना लीजिएगा। यहाँ विशेष ध्यान दीजिए बच्चों, मैं रेड पेन का यूज़ कर रही हूँ, आपको रेड पेन का यूज़ नहीं करना है। जो काम मैं रेड पेन से कर रही हूँ वो काम आपको ब्लैक पेन से कर सकते हैं आप, और या तो ब्लू पेन का भी यूज़ कर सकते हैं। साथ ही बच्चों प्रश्नों को लिखने के लिए आप ब्लैक कलर के पेन का यूज़ कीजिएगा और आंसर लिखने के लिए ब्लू कलर के पेन का यूज़ कीजिएगा, ठीक है। रेड पेन का यूज़ आपको कहीं नहीं करना है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं क्रम, ठीक, क्रम यहाँ पे लिख दीजिए, पहले पे क्रम लिख दीजिए। फिर इसके बाद हमें किस में बांटना है, पादप, जंतु और संश्लेषित रेशे ना। तो यहाँ पर लिख दीजिए रेशे के प्रकार, रेशे का प्रकार, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर जो है वो जो दिए गए रेशे है ना, रेशे। अब यहाँ पर देखिए क्या क्या क्रम दिया हुआ है। क्रम में हम एक, तो पहले नंबर पे हमने क्या लिखा, तो सबसे पहले हमें बांटना है पादप रेशे में। तो यहाँ पे लिख दीजिए पादप रेशे, ठीक है। अब चूँकि पादप रेशे, फिर दूसरे नंबर पे हमें क्या बांटना है, पादप रेशे के बाद लिखा हुआ जंतु रेशे। तो यहाँ पर लिख दीजिए जांतव रेशे या जंतु रेशे भी उनको कहा जाता है। तो जंतु रेशे बुक में दिया तो आप जंतु रेशे लिखिए। और तीसरे नंबर पे आपको क्या लिखना है, ये संश्लेषित रेशे, संश्लेषित रेशे, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, अब हमको एक एक चीज़ों को लेकर के चलना है। बुक को चाहे तो आप बगल में रख सकते हैं। तो इसको देखिए, अच्छा देखिए इसमें पहले नंबर पे दिया हुआ है। अब हम बुक को लेके चल रहे हैं, एक मिनट। पहले नंबर पे दिया हुआ है बच्चों नायलॉन। तो नायलॉन किस में आएगा, तो पढ़ाते समय ही मैंने बताया था कि नायलॉन क्या है, संश्लेषित रेशे हैं या मानव निर्मित रेशे हैं। तो ये संश्लेषित रेशे में आएंगे। तो जहाँ पर संश्लेषित रेशे लिखा गया वहाँ पर हम क्या लिख देंगे, नायलॉन, ठीक है। समझ में आ रहा है बच्चों, ठीक। अब इसके बाद दूसरा देखते हैं, जूट। तो जूट बच्चों कैसा है, तो जूट हमें पता है कि पटसन या जूट के पौधों से प्राप्त होता है। तो ये कौन सा रेशा होगा, पादप रेशा। तो इसे पादप रेशे में लिखेंगे। तो पादप रेशे में हमने जूट लिखा, ठीक है। समझ में आ रहा है बच्चों। अब हम देखते हैं तीसरे नंबर पे, इसी तरीके से एक एक देखते जाइए। तो तीसरे नंबर पे दिया हुआ है ऊन। तो ऊन किस में आएगा बच्चों, तो ऊन किससे प्राप्त होता है, जंतुओं से। तो यहाँ पर जंतु रेशे में क्या आ जाएगा, ऊन, ठीक है। इसके बाद फिर अगला हमारा है रुई। तो रुई जो है वो किस में आएगा, रुई किससे प्राप्त होती है बच्चों, कपास से प्राप्त होती है, जो कि पादप रेशा है, पेड़ है ना, पौधा से प्राप्त होता है। तो रुई जो है कपास से प्राप्त होती है, तो वो किस में आएगी, पादप रेशे में। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, रुई, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा रेशम। तो रेशम बच्चों किससे प्राप्त होता है, तो रेशम जो है एक प्रकार के कीड़े जिसको कोकून कहा जाता है उससे प्राप्त होता है। तो वो हमारा जांतव रेशे में आएगा। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, रेशम, ठीक है। अब इसके बाद जो है फ्लैक्स, फ्लैक्स लिखा हुआ है। तो फ्लैक्स भी जो है वो एक पौधा है जो कि प्राप्त होता है, तो पौधों से ही प्राप्त होता है, इसलिए फ्लैक्स किस में आ जाएगा, पादप रेशे में। तो यहाँ पर आप क्या लिखिएगा, फ्लैक्स, पादप रेशे में लिखिएगा, ठीक है। इसके बाद है पॉलिएस्टर। तो पॉलिएस्टर बच्चों क्या है, पॉलिएस्टर के कपड़े आप जानते हैं बनते हैं जो, तो वो नायलॉन, पॉलिएस्टर, ये सब क्या है, मानव निर्मित है, इनको मनुष्य ने बनाया, संश्लेषित रेशे हैं। तो यहाँ पर पॉलिएस्टर किस में आ जाएगा, संश्लेषित रेशे में। तो इसको यहाँ पर लिख दीजिएगा पॉलिएस्टर, ठीक है। इस तरीके से जो दिए गए रेशे थे उनको हमने 3 भागों में बांट दिया। समझ में आया बच्चों। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 6 की ओर। रुई, छठवां प्रश्न है बच्चों, रुई तथा जूट पादप के किन भागों से प्राप्त होते हैं। तो पादप मतलब पेड़ों के किन, पौधों के किन भागों से प्राप्त होते हैं, रुई और जूट। तो रुई बच्चों कहाँ से प्राप्त होता है, तो रुई जो होता है वो कपास का जो पौधा होता है ना, उसके बीज से प्राप्त होता है। बीज से क्या निकलती है, रुई निकलती है। तो रुई कहाँ से निकलेगी, कपास के बीज से निकलेगी। और जूट जो है वो, तो जूट कहाँ से प्राप्त होता है, तो हम लोगों ने जब इस जूट वाला चीज़, जूट के बारे में पढ़ा था तो उसमें हमें पता चला था कि जूट जो है वो कहाँ से प्राप्त होता है, तने से। तो जूट के उनकी शाखाओं को अलग किया जाता है और केवल तनों को लिया जाता है और उनको तालाब में गलने के लिए रख दिया जाता है, फिर उनको पीटा जाता है और उनके रेशे निकाले जाते हैं। तो जूट जो है किस भाग से प्राप्त होता है, वो तने से। तो इसका उत्तर बच्चों लिखिएगा छठवीं का। सबसे पहले रुई पूछा है तो लिखिएगा रुई कपास के पौधों के बीज से प्राप्त होती है। वह, इसके बाद लिखा है जूट, तो जूट के लिए लिखिएगा वह जूट जो है वो पटसन के, जूट पटसन या जूट के
पौधे के तने से प्राप्त होता है। ठीक है, तो ये आपका उत्तर हो गया। समझ में आया बच्चों? आपको उत्तर किस तरीके से लिखना है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 7 की ओर। 7वां प्रश्न है बच्चों, पटसन के तने से जूट के रेशे को किस प्रकार पृथक किया जाता है। तो ये आपको बताना है कि जो पटसन का तना है या जूट का तना है, जूट के रेशे को किस तरीके से उसमें अलग करते हैं हम। इसके लिए बच्चों हम लोगों ने पढ़ा था, तो यहाँ पर बच्चों हम लोगों ने पढ़ा था कि जूट एक पादप रेशा है जिसे पटसन पौधे के तने से प्राप्त किया जाता है और इसकी खेती पश्चिम बंगाल, असम और बिहार में की जाती है। कछार की मिट्टी या जलोढ़ मिट्टी जो है इसके लिए अधिक ज़रूरी होती है और जो है इसके पौधे जो होते हैं 8 से 10 फीट लंबे होते हैं और जब इसमें 3 महीने के बाद पीले रंग के फूल दिखाई देने लगते हैं तो पुष्पन की अवस्था में ही इसको काटा जाता है। ठीक है, क्योंकि इसी अवस्था में पटसन के तनों से लचीले और मजबूत जूट के रेशे प्राप्त किए जाते हैं। अधिक समय होने पर जो है वो उसके तने दृढ़ हो जाते हैं और कठिन हो जाता है इसका रेशा निकालना। ठीक, तो यहाँ पर इसके बाद फिर तो ये सब हम लोग बच्चों पढ़ चुके हैं वीडियो में, तो इसको हमें लिखना है। तो आइए देखते हैं इस प्रश्न, और इसमें ये भी पूछा गया कि किस तरीके से जो है वो इसको क्या कहते हैं, रेशे को अलग किया जाता है। तो मेन चीज़ हमें यहाँ से लिखनी है। आप ऐसा करिएगा कि इसमें से जो ये चीज़ें दी हुई इसमें से थोड़ी चीज़ों को लिखिएगा। इसके बाद यहाँ से आपको पूरा लिखना होगा कि फसल की कटाई के पश्चात पटसन पादपों की शाखाओं व पत्तियों की सफाई करके तनों को बंडलों में बांधकर तालाब अथवा किसी स्थान पर रुके हुए जल में डुबोकर रखते हैं और 4-5 दिन के बाद पौधों के मुलायम भाग गल जाते हैं, रेशे स्पष्ट दिखाई देने लगते हैं। यह प्रक्रिया जो है जल में पाए जाने वाले जीवाणुओं के द्वारा होती है, पटसन की रेटिंग कहलाती है और पटक करके हाथों से पटक करके झटका दे करके जो है वो गले हुए भाग को हटा दिया जाता है और तंतुओं को जो है वो खींच करके निकाला जाता है। तंतु जो प्राप्त होते हैं बच्चों वो 6 से 8 फीट लंबे होते हैं, हल्के पीले रंग के होते हैं, चिकने होते हैं और कपास के रेशे की तुलना में बहुत कुछ ज़्यादा मजबूत होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम उसमें पूछा गया ना प्रश्न कि किस प्रकार से अलग किया जाता है, तो यहाँ तक इसको लिखना है। आइए देखते हैं कॉपी में कैसे लिखेंगे। तो बच्चों इसका उत्तर जो है वो आप इस तरीके से लिख लीजिएगा कि जूट एक पादप रेशा है। ठीक है, ये रेशा लिखा हुआ है, ठीक, रेशा है जिसे पटसन के तने से प्राप्त किया जाता है। पटसन के पौधे 8 से 10 फीट लंबे होते हैं, इसमें पीले रंग के फूल लगते हैं और फूल की अवस्था में या पुष्पन की अवस्था में ही इसकी कटाई कर ली जाती है। फसल की कटाई के बाद शाखाओं व पत्तियों को अलग कर देते, तोड़ देते हैं और तने के बंडलों को बांध करके तालाब में 4-5 दिन के लिए छोड़ दिया जाता है, जिससे पौधे का मुलायम भाग क्या होता है, गल जाता है और रेशे जो है वो स्पष्ट दिखाई देने लगते हैं। यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, पटसन की रेटिंग कहलाती है। ठीक है, गले हुए पटसन के तनों को हाथ से झटका दे करके पीटा जाता है और जूट की तंतुओं को खींच करके निकाल लिया जाता है, जो कि 6 से 8 फीट लंबे होते हैं। और इसके आगे चाहे तो लिख सकते हैं कि इसका उपयोग करके जो है हम विभिन्न सामग्रियों को बनाते हैं, या इतना ही पर्याप्त है क्योंकि पूछा गया है प्रश्न में कि किस प्रकार से अलग किया जाता है। तो ये बच्चों इसका उत्तर है, ये आप अपनी फेयर कॉपी में लिख लीजिएगा। आप अपने शब्दों में भी इसको लिख सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप बिल्कुल यही लिखिए या यही याद कीजिए, आप इसको अपने शब्दों में भी लिख सकते हैं। आपको समझना ज़रूरी है कि किस तरीके से अलग किया जाता है। ठीक है बच्चों, तो आज की वीडियो क्लास के लिए बच्चों प्रश्न यहीं तक। आगे के प्रश्न जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो क्लास में हल करेंगे। बच्चों अगर पढ़ाना समझ में आ रहा हो, पसंद आ रहा हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कीजिए। और क्योंकि ये वीडियो क्लासेस जो है वो एकदम निःशुल्क है, आप भी पढ़िए और दूसरे बच्चों को भी शेयर कीजिए ताकि वो भी इसका लाभ ले सकें। धन्यवाद बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो क्लास में।